आज हम लोग बात करेंगे एक एवरेज पर्सन के माइंडसेट और टॉप 1% के माइंडसेट के बारे में। हम लोग इन दोनों का माइंडसेट कंपेयर करके ये देखेंगे कि जो चीजें आप गलत कर रहे हो उन्हें बस ठीक करने से वो कैसे आपको टॉप परफॉर्मर्स की तरह सोचना सिखा सकती है और इन रिटर्न आपको टाइम के साथ टॉप 1% में ले जा सकती है। कहीं ना कहीं हर एक इंसान का माइंडसेट उसकी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करता है। अगर आप लाइफ को देखोगे तो वो बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है। हर एक लेवल पार करने के लिए आपको आपकी स्ट्रेटेजीज, पर्सपेक्टिव्स, हैबिट्स चेंज करते रहना पड़ता है। इन शॉर्ट, आपको इवॉल्व करना पड़ता है। और ये वीडियो भी आज इसी वजह से आपके फीड पे आई है, बिकॉज दिस यूनिवर्स वांट्स यू टू इवॉल्व। इसीलिए इस वीडियो को किसी को भी शेयर मत करना, चुपचाप बस अपना पेन और पेपर लेके आओ और नोट्स बनाना शुरू करो। एंड लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन ऑफ एवरेज माइंडसेट वर्सेस टॉप 1%। पॉइंट नंबर 1, डीलिंग विद न्यू अपॉर्चुनिटीज। जब भी कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि एक जॉब ऑफर या फिर नए बिजनेस वेंचर का चांस, तो एवरेज पर्सन ये सोचता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मेरे पास इतना टाइम है, अभी ये कैसे होगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट और वो फियर ऑफ फेलियर इन्हें रोक के रखता है, क्योंकि लाइफ में कभी उन्होंने रिस्क लिया ही नहीं। इसी वजह से उनके दिमाग में उनका कंफर्ट जोन सबसे पहले आता है और वो सबसे जरूरी होता है, और वो उसी को सेंटर में रख के अपनी लाइफ उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं या फिर प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरे मैं तो पुणे में रहता हूँ, जॉब मुझे दिल्ली में मिली है, पैकेज वगैरह सब अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, बट यार फैमिली को, अपने दोस्तों को कैसे छोड़ू, जाने दो यार, कुछ और देख लेंगे। ये हुआ एक एवरेज पर्सन का माइंडसेट। लेकिन वही दूसरी तरफ टॉप 1% लोग जब अपॉर्चुनिटीज देखते हैं तो वो इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। उनका माइंडसेट कुछ इस तरीके से होता है कि यार ये एक अपॉर्चुनिटी है कुछ नया सीखने की, अगर ये फेल भी हो गया तो भी मैं सीखूंगा और नेक्स्ट टाइम बेटर करूंगा। ये जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं या टॉप 1% होते हैं, वो कभी भी नए चैलेंजेस से नहीं घबराते, क्योंकि उनका फोकस कभी हार या फिर जीत पे नहीं होता, उनका फोकस हमेशा ग्रोथ पे होता है। और वैसे भी हारना और जीतना आपके हाथ में है ही नहीं, बट उस रेस में भाग के आपको जो थ्रिल मिलेगा, जो फील आएगा, जो एक्सपीरियंस मिलेगा, वो आपको बहुत दूर ले जाएगा आपकी लाइफ में। सो द पॉइंट हियर इज, एवरेज लोग बस सोचते हैं और ओवरथिंक करते हैं, लेकिन टॉप 1% अपने फियर्स को इग्नोर करते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते। द थिंग इज, एक्शन इज एवरीथिंग, और जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। Which brings me to my point number 2, handling financial stress। जब भी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है, जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, बिल्स या फिर बढ़ती हुई जरूरतें, तो एवरेज पर्सन ना स्ट्रेस में आ जाता है। ये पैसा कहाँ से आएगा, कैसे मैनेज करेंगे, ये पैनिक करते हैं और फिर कोई रिस्की डिसीजन लेते हैं या फिर अवॉइड करते हैं उस चीज को कंप्लीटली। लेकिन वही दूसरी तरफ जब भी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है तो टॉप 1% लोग उसे एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच से देखते हैं। वो कहते हैं ठीक है, ये प्रॉब्लम है, बट अभी इसे मैनेज कैसे करना है वो देखते हैं। समझते हैं कि अपने एक्सपेंसेस को हम लोग कट कैसे कर सकते हैं और बेटर इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के सीईओ या फिर मैनेजिंग पोजीशन वाले बंदे को उठा के देख लो, वो हमेशा अपने फाइनेंसेस ट्रैक करते हैं, उसके बाद वो बजटिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स प्लान करते हैं। और अगर उनके पास पैसे की कमी है और पैसे की क्रंच है तो वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिससे उनकी वेल्थ ग्रेजुअली बिल्ड हो सके। इस चीज को ना आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। जस्ट बिकॉज मेरे दोस्त के पास एक आईफोन है तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास भी हो। जस्ट बिकॉज आप आईफोन को ईएमआई पे ले सकते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप तुरंत उसे जाके लो या फिर अपने फैमिली से जिद करने लगो। लाइफ में एक चीज याद रखो, अगर आप कभी भी अपने पैसे प्रेस्टीज, पावर या फिर स्टेटस या फिर लोगों में चौड़ दिखाने के लिए उड़ा रहे हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी बन सकती है, क्योंकि लोग अपने लाइफ में इतने ज्यादा इन्वॉल्व है कि आप भले ही नई गाड़ी ले लो, नया फोन ले लो, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, 1-2 दिन के लिए इफेक्ट जरूर पड़ेगा, बट उसके बाद वो उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो अपने पैसे का यूज इस चीज के लिए करना सबसे पहले बंद करो और थोड़े स्मार्ट और कैलकुलेटेड फाइनेंशियल डिसीजंस लेना सीखो। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, विच इज पॉइंट नंबर 3, स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। एवरेज पर्सन ज्यादातर अपनी इनकम को स्पेंड करता है। हर मंथ की सैलरी आने पर वो अपने खुद के इमीडिएट नीड्स और वांट्स पे खर्च कर देता है। अब ये इमीडिएट नीड्स और वांट्स क्या है? शॉपिंग, ईटिंग आउट, गैजेट्स, लग्जरीज। उनके लिए स्पेंडिंग ना काफी ज्यादा एक्साइटिंग होती है। उन्हें पता नहीं क्या थ्रिल मिलता है पैसा खर्च करके। शायद उनका वो डोपामिन ही रिलीज होता है पैसा उड़ाने के बाद। और जब आप उन्हें पूछोगे कि आप इतना पैसा क्यों उड़ा रहे हो, तो वो आपको कहेंगे कि मुझे अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना है। यार एक ही तो जिंदगी है, अब नहीं जियोगे तो कब जियोगे?
यही छोटा माइंडसेट लेके वो फ्यूचर को इग्नोर करते हैं और अपनी वेल्थ कभी बिल्ड कर ही नहीं पाते। और वहीं पे दूसरी तरफ टॉप 1% लोग अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें पता है कि अगर उन्हें वेल्थ क्रिएट करनी है तो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के खर्च पर नहीं, बल्कि वो अपने पैसे को कुछ ऐसे एसेट्स में लगाने से होगा जो लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सके। वो अपना पैसा स्पेंड करने से पहले उसे हमेशा इन्वेस्ट करते हैं। वो स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस और ऐसे कई सारे अलग एप्रिशिएटिंग एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनका माइंडसेट ये होता है कि करंट स्पेंडिंग से ज्यादा फ्यूचर वेल्थ बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट को भी ना आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ये जो हर साल आप एक लेटेस्ट स्मार्टफोन लेने पे 50,000 से 1 लाख रुपए लगा रहे हो, क्या कभी आपने उस चीज को इस एंगल से सोचा कि वैसे भी अगले साल उस फोन की वैल्यू, जब वो नया वर्जन आएगा तो वो कमी होने वाली है। दैट इज द रूल ऑफ द मार्केट। तो यार हर साल एक नए फोन पे पैसे लगाने से अच्छा मैं कोई एक डिसेंट सा फोन ले लूं, उन्हें 4-5 साल यूज करूं और जितने भी पैसे मैं हर साल एक नए फोन पे लगाने वाला था उतने पैसे मैं किसी स्टॉक पे लगा दूं। एटलीस्ट उसकी हर साल वैल्यू तो अप्रिशिएट होगी। इसका ना एक और एक बड़ा एग्जांपल है वॉरेन बफेट, दुनिया के एक टाइम के सबसे अमीर आदमी। बट क्या आपको पता है दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक होने के बावजूद उन्होंने अपने लाइफ के 25 साल एक छोटे से घर में बिताए थे। क्यों? क्या वो घर, गाड़ी, नए गैजेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे? मेरे भाई, उनकी नेटवर्थ 1,24,000 करोड़ थी। अब इस नंबर में कितने जीरोस होते हैं ना, ये काउंट करने के लिए भी आपको 2 मिनट निकल जाएंगे। He was very smart और उनका आइडिया बड़ा सिंपल था। Live below your means and invest that money wisely। एवरेज पर्सन अपने इमीडिएट नीड्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, वहीं पे टॉप 1% लोग समझते हैं कि स्पेंडिंग इज टेम्पररी, लेकिन इन्वेस्टिंग फ्यूचर में उन्हें वेल्थ ला के दे सकता है। एंड वेल्थ का मतलब कभी ये नहीं होता कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। वेल्थ इज ऑल अबाउट हाउ मच यू इन्वेस्ट एंड हाउ लॉन्ग इट ग्रोज। तुम्हें याद ही होगा जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पहली बार आया था तो बहुत सारे लोगों ने उसे डाउट किया था। किसी को लगा ही नहीं था कि यहाँ से पैसा भी बन सकता है, कि ये एक्चुअली एक मीडियम है इन्वेस्टिंग का। बट आज की डेट पे सिचुएशन पूरी तरह चेंज हो गई है। क्रिप्टो मार्केट ने अपनी पहचान बना ली है और जहां पे लोग इसे सिर्फ एक स्पेकुलेटिव एसेट समझते थे, अब ना इसे लोग एक सीरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जब बिटकॉइन पहली बार लॉन्च हुआ था तब उसका प्राइस सिर्फ $0.03 था, यानी 30 सेंट्स। अगर हम लोग इसे रुपीज में कन्वर्ट करें 2009 के हिसाब से, जब वो लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस कुछ $14.70 होगी। हाँ, ये वही बिटकॉइन है जिसकी प्राइस आज की डेट में $89,614 है, यानी रफली अराउंड 75 लाख रुपए। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, क्या 2009 में आपके पास 14 रुपए नहीं थे? वो आपके पास जरूर थे, हो सकता है इससे ज्यादा भी पैसे हो आपके पास, लेकिन उस टाइम पे आपके पास वो स्मार्ट फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी कि इस पैसे को मुझे कहां पे इन्वेस्ट करना है। और ऐसा ही सिमिलर केस इथेरियम, जो एक अलग क्रिप्टो करेंसी है, उसका भी रहा है। उसका प्राइस था सिर्फ $0.003, यानी रफली अराउंड 15 पैसे 2009 के हिसाब से। और आज उसी एक इथेरियम का प्राइस अप्रोक्सीमेटली $3,185 हो चुका है, यानी रफली अराउंड 2.6 लाख रुपीस। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए रहते क्रिप्टो करेंसीज में उस टाइम पे, तो आज ना आपके पास लगभग अराउंड 30 से 35 बिटकॉइंस होते हैं। अब अगर आप 30 से 35 बिटकॉइंस की वैल्यू देखोगे तो ये रफली 3.2 करोड़ रुपीस के आसपास हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द करंट मार्केट वैल्यू। और वही दूसरी तरफ अगर आपने इथेरियम में इन्वेस्ट किया होता, लगभग अराउंड मान लो 30,000 रुपए उस टाइम पे इन्वेस्ट किए रहते, तो आपके पास 33,000 इथेरियम्स होते हैं। और आज की डेट में इन्हीं 33,000 इथेरियम टोकन्स की वैल्यू रफली अराउंड 95 करोड़ रुपीस हो चुकी है। तो क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो? अगर आपने उस वक्त थोड़ा सा रिस्क लिया होता तो आज आपकी लाइफ सेट हो सकती थी। उस टाइम पे जब मार्केट नया था तो लोग सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक बबल है, लेकिन जो लोग अर्ली इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने काफी ज्यादा पैसे बना लिए आज की डेट में। यही बिटकॉइन का या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी का अगर आप ग्राफ देखोगे पिछले 5 सालों का, तो आपको वो हमेशा ऊपर ही जाते हुए दिखेगा। वैसे ये टाइम अभी गया नहीं है, ये क्रिप्टो का मार्केट और भी ज्यादा बूम होने वाला है। अभी रिसेंटली यूएस के इलेक्शन की वजह से क्रिप्टो ने एक ऑल टाइम हाई टच किया है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है। मतलब ये बिल्कुल सही टाइम है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ और सिक्योर है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए? अगर आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच के साथ कीजिए। और अब तो आप यहाँ पे क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, जहां पे आपको मिलती है लोएस्ट फी, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए है ट्रेड करने के लिए तो यू कैन स्टार्ट विद 25,000 रुपीज। प्लस अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिनों के लिए मिलता है 100% फी रिबेट, मतलब आप अपनी फीस को सेव करोगे। कॉइनस्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और तो और 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रस्ट दिखाया है। और यहाँ पे एक जबरदस्त फीचर है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आपको बस अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली ग्रो होगा एश्योर्ड प्रॉफिट्स के साथ। आप ना यहाँ पे सोते सोते भी पैसे कमा सकते हो। मैंने इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अभी जाके इसे चेकआउट करो और डाउनलोड करो। और एक बहुत ही अमेजिंग बात है, यहाँ पे कॉइनस्विच अब दे रहा है 1% कैशबैक और पहले
30 डेज के लिए जीरो ट्रेडिंग फीस और CoinSwitch पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स यानी POR भी मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे टोटल कस्टमर होल्डिंग्स है 2774.1 करोड़ और टोटल CoinSwitch होल्डिंग्स है 3497.22 करोड़। ये दिखाता है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। CoinSwitch के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मौजूद है, तो अभी डाउनलोड कीजिए और अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर पॉइंट नंबर 4 व्हिच इज टाइम मैनेजमेंट। कोई भी एवरेज पर्सन ना टाइम को हमेशा अब्यूज करता है। ये लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कल से शुरू करेंगे, बाद में देख लेंगे। रोजाना सोशल मीडिया पे 2 से 3 घंटे वेस्ट करना, टीवी देखना या बस चिल करना उनका रूटीन ही बन जाता है। और वहीं पे टॉप 1% लोग अपने दिन को शेड्यूल करते हैं। टाइम उनके लिए सब कुछ है। उनका गोल होता है कि हर दिन को मैक्सिमाइज करे ताकि वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सके। अब मैंने आपको यहाँ पे ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि टॉप 1% लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते, वो होते हैं, मगर वो इंटेंशनल होता है। या तो वो कुछ सीखने के लिए या फिर खुद को डिस्ट्रेस करने के लिए इसका यूज करते हैं। आपको अगर अपने टाइम की असली वैल्यू समझनी है तो अपने हर एक घंटे की वैल्यू निकालो। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम में पोटेंशियल है महीने के 10 लाख रुपए कमाने का। कमा नहीं रहे हो बट तुम में पोटेंशियल है ऐसा मानना है। तो महीने में 30 दिन होते हैं, राइट? और हर दिन में 24 घंटे यानी टोटल 720 आवर्स। अब अगर आप 10 लाख रुपीस को डिवाइड करोगे 720 आवर्स से तो तुम्हें मिलेंगे 8,997 रुपीस। ये तुम्हारे हर एक घंटे की पोटेंशियल वैल्यू है। और अगर तुमने मान लो किसी दिन 5 घंटे वेस्ट किए तो तुम्हें उस दिन 44,985 रुपीस का घाटा होगा। तो अब मुझे बताओ, ये जानने के बाद क्या तुम रोज 5 घंटे वेस्ट करोगे? नहीं ना। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए 10 लाख लिए थे। हो सकता है तुम में पोटेंशियल हो 1 करोड़ कमाने की या फिर 5 करोड़ या फिर 10 करोड़ महीने के कमाने की। बट जो तुम इन छोटी छोटी चीजों में फंसे हो ना, वो तुम्हें रोक रही है उस पोटेंशियल को अनलॉक करने से। सो माय पॉइंट हियर इज, एवरेज पर्सन का माइंडसेट ही होता है कि उनके पास टाइम है और वो उसे हमेशा वेस्ट ही करते हैं। वहीं पे टॉप 1% लोग समझते हैं कि टाइम इज नॉन रिफंडेबल एंड टाइम इज प्रोबेबली द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यू हैव। नाउ पॉइंट नंबर 5, फेसिंग फेलियर। जब फेलियर आता है ना, तब एवरेज पर्सन कहीं ना कहीं पे उसे अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेता है कि मुझे ये चीज करना आता ही नहीं है। वो ना सेल्फ डाउट में ही चला जाता है और फिर एक्सक्यूजेस देने की शुरुआत कर देता है। और कहीं ना कहीं पे ये फियर ऑफ फेलियर उन्हें रुकने पे मजबूर कर देता है। और वहीं पे फेलियर को टॉप 1% लोग एक टेम्पररी सेटबैक समझते हैं। इस फेलियर से मैं क्या सीख सकता हूँ और नेक्स्ट टाइम कैसे बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, ये उनका अप्रोच होता है। उनका माइंडसेट है कि फेलियर सक्सेस का ही एक पार्ट है। अगर एक बार वो फेल होते हैं तो वो उसे एनालाइज करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करते हैं एंड उस फेलियर को ओवरकम करते हैं। सो माई पॉइंट इज, फेलियर को कभी भी अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ कि ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मैं कर नहीं सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा नसीब में ही नहीं है शायद ये जो आप खुद को बोलते हो ना, ये और कुछ नहीं बट एक्सक्यूजेस है भाई, जो तुम खुद को दे रहे हो। ये करने से ना तुम बस अपने दिल की तसल्ली करते हो और एंड में अपने ही किसी दोस्त से खुद को कंपेयर कर लेते हो कि हाँ यार वो तो मुझसे भी गया गुजरा है, एटलीस्ट मैं तो उससे बेटर हूँ। अरे अगर कंपेयर करना ही है तुम्हें तो खुद से किसी बड़े इंसान से कंपेयर करो। अपने औकात की बाहर की चीजें सोच के तो देखो। नहीं तुम्हारे हाथ कांपने लगे और तुम्हें काम करने का मन किया ना, तो मेरा नाम बदल के रख देना। विद दिस लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज पॉइंट नंबर 6, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करना एवरेज पर्सन के लिए बड़ी मुश्किल चीज होती है, क्योंकि शुरुआत में जो इनिशियल एक्साइटमेंट होता है ना, वो धीरे धीरे धुंधली पड़ने लग जाती है। और जैसे कोई भी एवरेज इंसान देखता है कि यार रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं मिल रहे मुझे, तो उनका मोटिवेशन धीरे धीरे हटने लग जाता है। वो सोचते हैं कि यार छोड़ो यार, इससे रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे, बाद में कभी ट्राई कर लेंगे। और ये चीज ना कभी यहीं पे नहीं रुकेगी। हर बार जब आप उनके सामने कोई नया टारगेट लाओगे तो वो पहले तो बड़े जोश में उसके पीछे भागने लगेंगे, बट जैसे उन्हें रियलाइज होता है कि यार ये चीज ना थोड़ी सी ज्यादा वक्त और एफर्ट मांगेगी, तो उनका इंटरेस्ट वहां पे कहीं ना कहीं ठंडा पड़ने लगता है। यार छोड़ो यार, इतने टाइम में कुछ और चीज कर लेंगे, बहुत ज्यादा टाइम ले रही है ये चीज। ये जो मैंने अभी लाइन कही ना, ये उनका थॉट प्रोसेस होता है और ये उनकी लाइफ में एक रिपीटेटिव साइकिल बन जाता है। यही वजह है कि वो लोग कभी भी अपने बड़े गोल्स को अचीव कर ही नहीं पाते। वो हर चीज में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढते रहते हैं। मतलब जो भी करो उसका रिजल्ट फटाफट मिलना ही चाहिए। लेकिन आपके लाइफ के बड़े और मीनिंगफुल अचीवमेंट्स के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागोगे तो लॉन्ग टर्म गोल्स कभी भी अचीव कर ही नहीं पाओगे। और अगर मान लो कि यार वो थोड़ा सा और वेट करते और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाते और उनका जो इनिशियल एक्साइटमेंट है वो खत्म होने के बाद भी थोड़ा सा कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते, तो हो सकता है जो उन्होंने ड्रीम्स देखे थे वो कहीं ना कहीं आगे जाके उनकी रियलिटी बन जाते। द फैक्ट इज, लॉन्ग टर्म गोल्स सिर्फ डिसिप्लिन और कमिटमेंट से ही अचीव होते हैं।
एक दिन करोगे और 4 दिन नहीं करोगे तो थोड़ी ना होने वाला है भाई। अपने लाइफ में टॉप 1% लोगों की तरह एक क्लियर और एक्शनेबल प्लान बनाना सीखो। हर एक गोल को माइलस्टोन में तोड़ो और हर दिन धीरे धीरे अपने टारगेट्स को अचीव करते रहो। रिजल्ट्स टाइम जरूर लेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट लगा के आप उन्हें अचीव जरूर कर लोगे। रिमेंबर, सक्सेस इज अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। Which brings me to point number 7, building relationships. Relationships में एवरेज पर्सन का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल होता है। हर चीज़ को ना वो एक डील की तरह देखते हैं कि ये रिलेशनशिप मुझे किस तरह से बेनिफिट कर सकता है। वो ये सोचते हैं कि अगर सामने वाले से कुछ काम बन रहा है या फिर कोई फायदा है तभी अपना टाइम और एनर्जी उस रिलेशनशिप में डालते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हर एक कनेक्शन को बस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बैलेंस करते हैं और जैसे उनका काम निकल जाता है या फिर फायदा खत्म हो जाता है तो उनका इंटरेस्ट उस रिलेशनशिप में भी फेड आउट होने लगता है। किसी भी एवरेज पर्सन का ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच रिलेशनशिप में एक मेजर फ्लॉ क्रिएट कर सकता है। यहाँ ना कभी भी जेन्युइन ग्रोथ या फिर डीपर कनेक्शन का कोई स्कोप ही नहीं होता। देखो, रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं और वो सिर्फ तब स्ट्रांग बनते हैं जब लोग जेन्युइनली एक दूसरे के लिए प्रेजेंट है, बिना किसी सेल्फिश एक्सपेक्टेशंस के। एक स्ट्रांग रिलेशनशिप कभी भी वो होता है जिसमें What can I give ये एटीट्यूड होता है, ना कि सिर्फ What can I get ये एटीट्यूड। जब आप किसी के साथ भी अपनी पूरी लॉयल्टी, सपोर्ट और केयर के साथ जुड़ते हो तब आप दोनों के लाइफ में एक बहुत ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। एक एवरेज पर्सन ना ये समझने में कहीं ना कहीं भूल जाता है या फिर फेल हो जाता है कि कोई भी रिलेशनशिप एक इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप टाइम और एफर्ट डालते हो बिना किसी सेल्फिश इंटेंशन के तो वही रिलेशनशिप आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बना के देती है जो आपको फ्यूचर में किसी भी डिफिकल्ट टाइम में खड़े रहने में हेल्प करता है। और वही दूसरी तरफ टॉप 1% लोगों का अप्रोच रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा यूनिक और पावरफुल होता है। वो रिलेशनशिप को एक वैल्यू एक्सचेंज के नजरिए से देखते हैं। उनके लिए ये सिर्फ कोई लेन देन का मामला नहीं होता। वो इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आपको सबसे पहले वैल्यू देनी पड़ेगी। ये लोग चाहे बिजनेस पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हो या फिर अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी भी क्लाइंट के साथ, हर इंटरेक्शन में वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। इनका माइंडसेट बड़ा क्लियर होता है, पहले मैं सर्व करूंगा फिर मुझे नेचुरली कहीं ना कहीं से रिटर्न्स मिलते जाएंगे। वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि रिलेशनशिप में शॉर्ट टर्म फायदे देखना ना एक बहुत ज्यादा छोटी सोच है। वो अपने लाइफ के हर एक कनेक्शन को हमेशा एडवाइस देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं या फिर बस सुनते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और इस अप्रोच का बेनिफिट ना उन्हें लॉन्ग टर्म में मिलता है। जब कभी पहले वैल्यू ऑफर करते हो तो लोग आपको एक वैल्यूएबल पार्टनर, दोस्त या फिर एडवाइजर के रूप में देखने लगते हैं। इस छोटे से सिंपल से अप्रोच से आपके प्रोफेशनल और पर्सनल सर्कल में आपका ट्रस्ट और गुडविल ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगता है, जो किसी भी हाई अचीवर के सक्सेस का एक सीक्रेट फाउंडेशन बन जाता है। सो ऑलवेज फोकस ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, डीलिंग विद स्ट्रेस। जब भी लाइफ में स्ट्रेस आता है तो एक एवरेज पर्सन सब कुछ अवॉइड करने की कोशिश करता है। वो ना कंफर्ट चीज़ों की तरफ भागने लगता है, जैसे बिंज वॉचिंग, ओवर ईटिंग या फिर सोशल मीडिया में खो जाना। उन्हें कुछ भी करके बस अपने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस से दूर भागना है। उन्हें ना उसके बारे में कभी सोचना ही नहीं है। और वहीं पे दूसरी तरफ स्ट्रेस को टैकल करने का टॉप 1% का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। वो स्ट्रेस को ना अपनी ग्रोथ का एक पार्ट समझते हैं। स्ट्रेस को काउंटर करते हैं मेडिटेशन, एक्सरसाइज या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपने आप को इन्वॉल्व करके। सो द पॉइंट हियर इज, जहां पे एक एवरेज पर्सन स्ट्रेस को डॉज करता है वहीं पे दूसरी तरफ टॉप 1% स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं और उसे ग्रोथ का टूल बना लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रेस इज द फ्यूल फॉर सक्सेस ओनली इफ यू नो हाउ टू हैंडल इट। टू कंक्लूड दिस वीडियो, जो फर्क है एवरेज पर्सन और टॉप 1% के बीच, वो ना किसी खास टैलेंट या फिर लक का नहीं है, वो फर्क है उनके माइंडसेट का। टॉप 1% हमेशा ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि एक एवरेज पर्सन हमेशा अपने डे टू डे लाइफ के सर्वाइवल में ही बिजी हो जाता है। अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ना इसका सबसे बड़ा स्टेप है। एवरेज पर्सन कभी भी अपने गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेता, वो हमेशा दूसरों पे या फिर सर्कमस्टांसेस पे ब्लेम करता है। लेकिन जो टॉप 1% है वो हर एक फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। उनके लिए गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, वो उससे सीखते हैं और उससे ग्रो करते हैं। तो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना सीखो, तभी जाके तुम उन्हें कहीं ना कहीं सुधार पाओगे। सो योर टास्क और लेट्स से योर होमवर्क फॉर टुडे इज, कमेंट्स में आपको बस एक ऐसी चीज लिखनी है जो आपको लगता है कि आप में कहीं ना कहीं पे गलत है या फिर आपकी कोई बुरी आदत है, और उसके बाद बस अपने आप से एक चीज पूछना, हाउ कैन आई चेंज दिस। गो वन स्टेप एट अ टाइम। याद रखना, कहीं और से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई आके आपके नाम पे जमीन जायदाद नहीं करने वाला या फिर पैसों की बारिश नहीं होने वाली।
लाइफ में सब कुछ आपको खुद बिल्ड करना है और सब कुछ आपके अपने डिसीजंस पे डिपेंड करेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इसे अभी से शुरू करो, अपने माइंडसेट को चेंज करो और अपने डिसीजन से उसे अलाइन करो। और लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, एक लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो CoinSwitch आपके लिए एक सेफ, सिक्योर और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म है। तो अभी के अभी इसे डाउनलोड करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।